नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का जो लास्ट चैप्टर अपना बचा हुआ था सेकंड बुक का, वो हम कंप्लीट करने वाले थे। बहुत सारे बच्चों ने बहुत कमेंट किया है कि सर ये लास्ट वाला चैप्टर लेके आओ। ऐसा लग रहा था कि ये चैप्टर नहीं हो लेंगे तो पूरा मतलब सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ेंगे, है ना। बट कोई नहीं, मैं आप सबके डिमांड पे ये चीज़ लेके आया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज मैं डिटेलिंग में आपको समझाने वाला हूँ और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता होंगी, बट कोई नहीं, उस चीज को हम इस अपने चैप्टर में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि जैसा कि लिखा है, भारतीय राजनीति में नए बदलाव, यानी कि भारतीय राजनीति में नए बदलाव, ये अपना चैप्टर का नाम है। सबसे पहला जो टॉपिक आता है, गठबंधन सरकार का अर्थ क्या होता है, गठबंधन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ आपको इस पूरे चैप्टर का, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम लास्ट चैप्टर में बात किए थे 1989 से पहले जितनी भी राजनीति थी उसके बारे में हम बात किए थे। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं 1989 के बाद से लेकर 2023 यानी कि अभी तक की राजनीति। हालांकि एक चैप्टर में पूरी राजनीति हम नहीं पढ़ सकते, थोड़ा थोड़ा ऊपर से सार बिंदु जो होता है उस चीज को हम कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं गठबंधन सरकार का क्या अर्थ होता है, क्योंकि 1989 के बाद गठबंधन सरकार का युग शुरू हो गया था, इसलिए ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि गठबंधन सरकार का अर्थ क्या होता है। तो गठबंधन सरकार बेसिकली उन सरकारों को कहते हैं जो किसी एक दल से नहीं बनती, बल्कि उसमें दो या दो से अधिक दल मिलकर जब कोई सरकार बनाते हैं तो उसे ही हम गठबंधन सरकार कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, गठबंधन सरकार वह होती है जिसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टी या दल मिलकर सरकार बनाती है। ऐसी सरकार तब बनाई जाती है जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, यानी कि एक पार्टी को ज्यादा बहुमत नहीं मिलता है, तो उस सिचुएशन में दो या दो से अधिक जो पार्टियां होती हैं मिलके गठबंधन सरकार बना लेती हैं। तो अपने इंडिया में कब हुआ, तो अपने इंडिया में देखा जाए तो भारत में 1989 के आम चुनाव में जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो उसके बाद गठबंधन का जो युग है वो शुरू हो गया था। और कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका में बढ़ोतरी हुई और इसी की वजह से, गठबंधन सरकार की ही वजह से जो राष्ट्रीय राजनीति आई थी उनमें क्षेत्रीय दलों की अहम भूमिका हो गई थी। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि भारत में गठबंधन प्रणाली का युग क्या है। गठबंधन प्रणाली का युग अब वही चीज है, यानी कि वो उस समय की हम बात करने वाले हैं जिसके बाद से गठबंधन सरकार अस्तित्व में आती है। तो कब आई, जैसा कि हमें मैंने आपको बताया 1989 के बाद जो गठबंधन सरकार है वो अस्तित्व में आना शुरू हो गई। तो 1989 के बाद भारत में केंद्रीय सरकार गठबंधन का युग आरंभ हुआ। तो 1990 के बाद भारतीय राजनीति में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों ही बदलने का काम किया। दशा का मतलब होता है एक तरीके से सिचुएशन, ठीक है, और दिशा का मतलब होता है डायरेक्शन। हर एक चीज को बदलने का काम किया, क्योंकि गठबंधन सरकार उसके बाद 1989 के बाद देखने को मिलती है। आगे समझते हैं। कांग्रेस का प्रभुत्व कम होने के साथ ही देश में एक दलीय व्यवस्था का प्रभाव कम हुआ। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। एक होता है एक दलीय प्रणाली, एक दलीय प्रणाली, और दूसरा होता है एक दल का प्रभुत्व। इन दोनों में अंतर है। एक दलीय प्रणाली और एक दलीय प्रभुत्व, इन दोनों में अंतर है। यहाँ पे क्या अंतर है इस चीज को समझिए। इसमें अंतर क्या है, जब किसी देश में सिर्फ एक ही पार्टी होती है तो उसे हम कहते हैं एक दलीय प्रणाली। क्या कहते हैं, एक दलीय प्रणाली, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ दल कितने होंगे, एक होंगे। और दूसरी चीज, एक दलीय प्रभुत्व का क्या मतलब होता है, तो एक दलीय प्रभुत्व का मतलब होता है कि देश में कई सारी पार्टियां हैं लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी जीतती है, तो उसे ही हम कहते हैं एक दल का प्रभुत्व, यानी कि एक ही दल बार बार जीते जा रही है। और ऐसा उदाहरण हम समझ सकते हैं भारत, किसका, भारत।
साथ ही साथ आपको यही पता होगा एक दलीय प्रणाली किसमें थी। याद कीजिए पहला चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें हमने किसका बात किया था, सोवियत संघ की बात की थी। तो सोवियत संघ में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी थे ना, तो एक दलीय प्रणाली का एग्जाम्पल वो हो जाएगा और एक दल का प्रभुत्व का जो एग्जाम्पल है वो अपना भारत हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बातें। अब हम थोड़ी सी चीज और पढ़ते हैं, क्या आगे समझते हैं। 1989 के बाद अनेकों क्षेत्रीय प्रांतीय दलों का उदय हुआ। जाहिर सी बात है मैंने यहीं पे आपको समझाया है, छोटी छोटी जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो अस्तित्व में आना शुरू हो गई थी। ठीक है, आगे लेते हैं। अब यहाँ पे अपना जो एक मेन क्वेश्चन है वो आता है हमारे सामने कि 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में देश में 5 बड़े बदलाव। तो यहाँ पे मैं जो चीज आपको बताने वाला हूँ वो क्या है, 1989 से लेकर या आप ये कहो कि 1980 से लेकर जो 5 बड़े बदलाव आए हैं ना उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, है ना। 5 बड़े बदलाव जो आए उनके बारे में बात करने वाले हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। तो देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है कि सबसे पहला बदलाव क्या आया कि 1989 के चुनाव में कांग्रेस प्रणाली की जो कांग्रेस थी उसकी हार हो जाती है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्टोरी बैक में लेके जाता हूँ, चीजों को समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या देखा, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे और वो 3 दफा वो प्रधानमंत्री बने थे। फिर कौन आया, फिर आए लाल बहादुर शास्त्री, फिर कौन आया, इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी कब तक रही, जब तक कि वो आपातकाल नहीं लगाई थी। आपातकाल के लगाने के बाद उनकी सत्ता जो है वो हट जाती है। हटने के बाद फिर मोरारजी भाई देसाई आते हैं और फिर बीच में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है और फिर आगे जाके जो अगला जब चुनाव होता है 1980 से 81 के बीच में, तो उस टाइम पे जो इंदिरा गांधी थी वो दोबारा से सत्ता में आ जाती हैं और वो कब तक रहती है, 1984 तक रहती हैं। और इसी बीच उनका क्या होता है, देहांत होता है। देहांत मतलब उनकी भी एक तरीके से कह लो हत्या ही होती है। और उसके बाद यहाँ पे राजीव गांधी यानी कि इनके बेटे प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद ये सत्ता में रहते हैं और 415 वोट से ये विजयी हुए थे उस टाइम पे। आगे चल के 5 साल का जब ये इन्होंने सरकार चलाया तो जब 1989 में दोबारा जब चुनाव हुआ तो उस टाइम पे इनको सिर्फ और सिर्फ 197 ही सीटें मिल पाई थी। अब इस तरीके से 197 सीटें जो थी काफी कम सीट थी और इस वजह से उनकी सरकार नहीं बन पाती है और इस तरीके से 1989 के बाद गठबंधन का युग शुरू हो जाता है। तो यहीं पे पहला बदलाव क्या हुआ कि 1989 में चुनाव में कांग्रेस की हार हो जाती है और जो राजीव गांधी थे वो विपक्ष में आ जाते हैं। ठीक है, और पक्ष में किसकी सरकार बनती है, जनता दल की सरकार बनती है। तो देखिए यही बातें जो मैंने आपको बोली है यही सारी चीज लिखी हुई है कि 1984 में 415 सीट मिली थी, लेकिन 1989 में 197 सीटें ही मिली। तो इस तरीके की चीजें हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे चलकर 1991 में मध्यवर्ती चुनाव हुआ, फिर कांग्रेस अपना आंकड़ा सुधारने में सफल रही और इस तरीके से उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है और अपना आगे का कार्यकाल शुरू होता है। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्या बदलाव हुआ, राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय हुआ। आप कहोगे सर ये मंडल मुद्दा क्या है, तो बेसिकली मंडल मुद्दा क्या था, मंडल मुद्दा ओबीसी का आरक्षण को लेकर था कि एससी एसटी को आरक्षण मिल गया था। ओबीसी भी एक तरीके से लोग उसमें आते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन होती है उसके नीचे आते हैं। तो इस तरीके से ओबीसी ने भी डिमांड किया कि हमें भी आरक्षण चाहिए, तो 27% का आरक्षण इन्होंने डिमांड किया था। और आगे चल के जो बीपी सिंह थे इन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बन जाती है देन हम इस चीज को लागू कर देंगे। और आगे चल के ऐसा ही हुआ कि मंडल मुद्दे की वजह से ओबीसी को आरक्षण मिला और इस तरीके की चीजें हुई थी। तो राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया और अन्य पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे दी गई। ठीक है, और आगे चल के इसके समर्थन में, इसके विरोध में बहुत सारे वाद विवाद हुए हैं। जैसे अभी आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति को जो
जो सरकार जो स्कॉलरशिप देती है या आप ये कहो कि जो आरक्षण देती है वो सही है या गलत है। तो आप में से ही बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे या बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे आरक्षण देना सही है और कुछ कहेंगे आरक्षण देना गलत है। अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो कोई जाति से गरीब या अमीर नहीं होता बल्कि अपने कामों से होता है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो कि जिनके कास्ट बहुत नीचे है लेकिन इसके बावजूद भी अमीर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जनरल वर्ग भी हैं जो कि कास्ट इनकी ऊपर है लेकिन इसके बावजूद भी वो गरीब है। तो हम किसी को भी हम जाति से या उससे हम विभाजित नहीं कर सकते या फिर गरीबी अमीरी का पता नहीं लगा सकते आज की लाइफ में। ठीक है, आगे समझते हैं। और इसी को मंडल मुद्दा कहा जाता है और इस निर्णय से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी प्रदर्शन भी हुए और इस मुद्दे ने 1989 के बाद राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे इसके बाद और क्या आया, एलपीजी की नीति आ गई, यानी कि नई आर्थिक नीति आ गई। इस दौर में एक नई आर्थिक नीति अपनाई गई, इसको ढांचागत समायोजन कार्यक्रम या नए आर्थिक सुधार के नाम से जाना जाता है। इसका प्रभाव राजीव गांधी की सरकार के द्वारा किया गया था, मतलब प्रारंभ जो है वो किया गया था राजीव गांधी की सरकार के द्वारा और 1991 में बड़े पैमाने पर इस चीज को लागू किया गया और 1989 के बाद की राजनीति में इसका भी एक अहम भूमिका रहा। इसका मतलब क्या हुआ, एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। अब एल का मतलब होता है उदारीकरण, पी का मतलब होता है निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण अपना हो गया जिसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये नीति आई और इसकी वजह से जो हमारे उद्योग थे उसको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला और इस तरीके से जो देश है एक नई आर्थिक रूप में मतलब उभरा, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। ठीक है, आगे समझते हैं। चौथा क्या बदलाव हुआ, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। कैसे, अब इसके बारे में बहुत सारी मतलब स्टोरी आप ऐसे पढ़ सकते हो वेबसाइट वगैरह पे, बट मैं थोड़ी सी स्टोरी में आपको डिस्कशन कर दूंगा। अभी जस्ट ये पढ़ लीजिए, 2 लाइन है इसमें। क्या लिखा हुआ है, दिसंबर 1992 में अयोध्या विवाद के अंतर्गत बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया और इससे राजनीति में भारतीय राष्ट्रवादी धर्मनिरपेक्षता पर हुई बहस में तीव्रता आई और इस बदलाव का संबंध भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति से है। बेसिकली ये अयोध्या में यूपी में अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था उसके ऊपर ही विवाद था। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि जो बाबरी मस्जिद जहाँ पे बनी हुई वहाँ पे बहुत पहले मतलब राम जी का जन्म हुआ था और आगे चल के बाबर के सेनापति जो थे जिनका नाम था मीर बाकी ने क्या किया था, वहाँ पे मंदिर के जगह पे मस्जिद बनवा दिया था, जिसकी वजह से आगे चल के जो हिंदू थे उनको काफी आघात पहुंचा और उसकी वजह से उन्होंने जो मस्जिद थी बाबरी मस्जिद थी उसको तोड़ा और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उस पर ताला लगा दिया गया। ठीक है, कि ना हिंदू जाएंगे पूजा करने ना मुस्लिम जाएंगे पूजा मतलब अपना जो भी करने। ठीक है, तो इस तरीके से उस पर ताला लगा दिया। नेक्स्ट क्या होता है, आगे चल के ये बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहता है ये विवाद और फिर जाके अपना 2019 में इसमें निर्णय सुनाया जाता है कि जहाँ पे जो एक्चुअल जो जहाँ पे मस्जिद था वहाँ पे मंदिर का निर्माण किया जाएगा और इसके बदले में 5 एकड़ की जो जमीन है वो मस्जिद बनाने के लिए दिया जाएगा वहीं पास में। ठीक है ना, तो इस तरीके की चीजें हुई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपना रूप धारण किया था। आगे 1991 में राजीव गांधी की हत्या भी हो गई। अच्छा, आगे चल के कैसे, और इसका पूरा श्रेय किसको जाता है, ये जाता है श्रीलंकाई तमिलों के ऊपर जाता है, क्योंकि पिछले चैप्टर में मैंने आपको डिस्कशन किया था कि जो श्रीलंका था, श्रीलंका में तमिल भी थे, सिंगली भी थे और इन दोनों में आपस में बनती नहीं थी और इसी के बीच राजीव गांधी ने हस्तक्षेप भी कर दिया था और आगे चल के जो लिट्टे यानी कि LTTE इसको लिट्टे पढ़ते हैं, वैसे LTTE ही है। ठीक है, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो पार्टी है। ठीक है, और आगे चल के इन्होंने राजीव गांधी की हत्या करवा दी और इस तरीके से क्या होता है, राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। अच्छा, आगे क्या हुआ,
तो आगे देखिए क्या है कि चुनाव अभियान के दौरान राजीव गांधी की हत्या की गई और इसका पूरा श्रेय किसको जाता है, लिट्टू को जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई और जो नरसिम्हा राव थे इनको प्रधानमंत्री बनाया गया और इन बदलावों का भविष्य के राजनीति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये 5 टाइप्स के परिवर्तन है जो देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं गोधरा कांड। अब गोधरा कांड क्या है, देखिए इस पे हालांकि 4 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी है, इस चीज को बस समझ लीजिए। बेसिकली होता क्या है, 27 फरवरी 2002 को गुजरात में स्थित गोधरा शहर में एक कार सेवकों से भरी रेलगाड़ी में आग लगने से 90 यात्री मारे गए और जिसमें अधिकांश लोग कौन थे, हिंदू समाज से थे। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके फ्लैशबैक में थोड़ी सी स्टोरी हम समझ लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो कार सेवक थे, कार सेवक बेसिकली होते कौन है, ऐसे लोग जो खुद से मंदिर परिषद में जाते हैं और अपना सेवा का दान करते हैं। देखो एक होता है पैसे का दान करना, लोग क्या करते हैं पैसा दान कर देते हैं, और एक होता है जिसमें जो लोग होते हैं वो सेवा दान करते हैं। आप कभी जाओ गुरुद्वारे में तो आपने वहां पे देखा होगा कि वहां पे लंगर चलता है और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि वहां पे कोई रोटी देता है, कोई दाल देता है, मतलब इस तरीके की चीजें देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, जो सेवा का दान कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो लोग थे वो आ रहे थे अयोध्या से और उन्होंने वहां पे बहुत सेवाएं वगैरह की और इस तरीके की चीजें हुई थी और वो वहां से रिटर्न आ रहे थे। तो जब वो गोधरा स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वहां पे अचानक से आग लग जाती है और उस आग लगने की वजह से 90 यात्री मारे जाते हैं। और इसका जो एक तरीके से इंजाम जो लगा दिया जाता है, इंजाम आपको या फिर आप बोल सकते हो, आप नेट पे खुद सर्च कर लेना। ठीक है, थोड़ी सी जो चीज़ें मैंने पढ़ी है उस चीज़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये देखो बेसिकली धर्मों के ऊपर बात होती है और हम धर्मों के ऊपर खुल के बात नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इससे गलत नेगेटिविटी जाती है बच्चों में, तो इस वजह से तो इसका जो संदेह होता है वो मुसलमानों पे लगाई जाती है। और इस तरीके से क्या होता है, अगले दिन देखिए क्या लिखा है, इस संदेह पर बोगी में आग मुसलमानों में लगाई है। अगले दिन गुजरात के कई भागों में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा होता है और ये कहाँ पे होता है, ये होता है गुजरात में। और उस टाइम पे जो उस टाइम पे जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे वो थे नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इस तरीके से हिंसा हुई और 1 महीने तक चली हिंसात्मक घटनाओं में 1100 व्यक्ति, जिसमें अधिकतर मुसलमान थे, मारे गए हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हिंसा को रोकने में असफल रहती है और इस तरीके से गुजरात सरकार की बहुत ही ज्यादा आलोचना की जाती है, यानी कि नरेंद्र मोदी की आलोचना की जाती है, क्योंकि उस टाइम पे जो मुख्यमंत्री थे वो गुजरात के थे। ठीक है, और गुजरात की घटना हमें आगाह करती है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काना खतरनाक हो सकता है। बेसिकली देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो सरकारें होती हैं वो धर्मों के नाम पे आ जाती हैं और वो वोट लेना चाहती है धर्मों के ऊपर कि आप हमें जिताओगे तो हम आपके धर्म के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, जो कि गलत है। और इसकी वजह से अगर ऐसी कोई चीजें होती हैं तो ये बहुत ही ज्यादा देश के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है ना। तो इस तरीके की चीजें हुई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अयोध्या विवाद। वही जो मैंने आपको पीछे बताया वही इसमें भी लिखा है। क्या लिखा है, 16वीं सदी में मीर बाकी द्वारा अयोध्या में बनाई गई मस्जिद के बारे में कहा गया कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। यह मामला अदालत में गया। 1940 के दशक में यहाँ पे ताला लगा दिया गया था और बाद में जब ताला खुला तो इस मुद्दे पर वोट बैंक या राजनीति शुरू हो गई। यानी कि भाई कि अब जो सरकारें बनती थी वो ये कहती थी कि अगर आप हमें जिताते हो तो हम अयोध्या विवाद जो है उसको हम सुलझा देंगे, ये कर देंगे। तो ये बैंकों की मतलब वोट बैंकों की राजनीति होती थी उस टाइम पे। ठीक है, और 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा तोड़ दिया गया और जिसके कारण देश में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। 1993 में बंबई में बहुत सारे दंगे हुए और निर्णय क्या निकल के आया, अयोध्या विवाद में अंतिम निर्णय 9 नवंबर 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को जमीन सौंपने का आदेश दे दिया और इसने सरकार को मस्जिद बनाने के उद्देश्य से 5 एकड़ की जो जमीन थी वो मुस्लिम को दे दी ताकि वहां पे वो अपना
मस्जिद बना सकें, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें हुई थी। देखिए यहाँ पे एक और मामला सामने आया, शाहबानो मामला। देखिए इस पे भी 4 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शाहबानो मामला क्या था। तो बेसिकली होता क्या है कि शाहबानो एक 62 वर्षीय मुसलमान महिला थी और इनके 5 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़कियां थी और 3 लड़के थे, ठीक है। आगे चल के क्या होता है, इनके जो पति थे इन्होंने इनको तलाक दे दिया, और तलाक नहीं दिया, बेसिकली ये क्या करते हैं, ये दूसरी शादी कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी जब शादी कर लेते हैं तो उसके बाद आगे चल के इन दोनों बीवियों में लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई होने के बाद उनके पति ने इनको मतलब साइड मतलब हटा दिया, और उसके बाद इनको 200 रुपये दिया करते थे उस टाइम पे, 200 रुपये दिया करते थे खर्चे पानी के लिए, जो भी है उस तरीके से, ठीक है। आगे चल के क्या होता है, आगे चल के जब इन्होंने कहा कि 200 में नहीं हो पाएगा, उस टाइम पे 200 बहुत ज़्यादा होते थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 बच्चे हैं और इनका भी ये भी काम नहीं करती थी। तो इस तरीके से आगे चल के जब इन्होंने डिमांड किया तो इनके पति ने क्या किया, तलाक दे दिया। और तलाक दे दिया क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इनका जो नियम है, इनमें ये चीज़ बताया गया है कि अगर पति चाहे तो पत्नी को तलाक दे सकता है, और तलाक देने की स्थिति में वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने तक इसका जो आप कह सकते हो मुआवजा भर सकता है, और उसके बाद वो चाहे तो पत्नी से पूरा नाता तोड़ सकता है। इस तरीके की चीजें थी, ठीक है। और आगे चल के क्या देखिए लिखा है कि मुस्लिम पारिवारिक कानून के अनुसार पति पत्नी की मर्जी के खिलाफ ऐसा कर सकता है, यानी कि तलाक दे सकता है, और उन्होंने तलाक दे दिया। अपनी और अपने बच्चों की जीविका का कोई साधन न होने के कारण शाहबानो पति से गुजारा लेने के लिए अदालत पहुंची। उच्चतम न्यायालय तक पहुंचते पहुंचते 7 साल हो जाता है, और आगे चल के न्यायालय ने अपराध दंड संहिता के आधार पर 125 के अंतर्गत, ठीक है, 125 के अंतर्गत निर्णय लिया, जो हर किसी पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म या संप्रदाय या जाति से बिलोंग करता हो। न्यायालय ने निर्देश दिया कि शाहबानों को निर्वाह व्यय के लिए जीविका दी जाए, यानी कि वो जो डिमांड कर रही है उस चीज को पूरा किया जाए। जब ऐसा जो उच्चतम न्यायालय है उसने अपना जब निर्णय दे दिया, तो मुसलमानों को ये लगा कि ये हमारे मामले में कहीं ना कहीं दखल अंदाजी कर रहा है कोर्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद जगह जगह पे धरने प्रदर्शन होने लगते हैं, नारे लगने लगते हैं, और इस तरीके से एक इन्होंने अपना एक बोर्ड बनाया था जिसको कहते हैं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड। इसमें क्या है कि ये इन्होंने कहा कि ये हमारे पर्सनल, यानी कि अपना जो पर्सनल मामला है, ठीक है, व्यक्तिगत जो मामला है उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, भारत के रूढ़िवादी जो मुसलमान थे, ठीक है, मुसलमानों के अनुसार यह निर्णय उनकी संस्कृति और विधानों में हस्तक्षेप है, और इससे उन्हें असुरक्षा का अनुभव हुआ, और उन्होंने इसका जमकर विरोध भी किया। और इन लोगों ने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड नाम की एक संस्था बनाई और सभी प्रमुख शहरों में आंदोलन की धमकी दी। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी थे, राजीव गांधी ने इनकी जो डिमांड थी उन चीज़ों को मान लेते हैं, और धर्मनिरपेक्षता के उदाहरण के स्वरूप इन्होंने प्रस्तुत किया। और आगे चल के जो शाहबानो थे जिनको पहले फैसला दे दिया गया था कि हाँ भाई इनको मुआवजा मिलेगा, वो मुआवजा बंद कर दिया जाता है, और इस तरीके से वो अपना केस वापस ले लेती हैं। यानी कि निर्णय पहले इनके पक्ष में सुनाया गया, लेकिन आगे चल के जब जगह जगह पे धरना प्रदर्शन होने लगा तो इनके निर्णय को दोबारा से मतलब कैंसिल कर दिया गया, और इस तरीके से शाहबानो ने अपना जो मामला था उसको वापस ले लिया, ठीक है। और हालांकि सिर्फ ये शाहबानो का ही मामला नहीं था, आगे चल के बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हुई थी। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, और मोर डिटेल्स के लिए थोड़ा सा खुद भी मतलब जगह जगह से आप भी सर्च मारो, पढ़ो। जितना ज़्यादा आप ना एक्टिव रहोगे, सही सभी चीज़ों को सर्च करते रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आपको नॉलेज होगी। क्योंकि देखिए बेसिकली क्या होता है कि हम जो भी चीज़ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं वो किस भी आप पे करते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, हम नेट पे पढ़ते हैं, हम वीडियोज उसकी भी देखते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, देन आपको डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ खुद करोगे ना तो बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी आप सबके पेपर कैसे जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और ये था इसका फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। तो आई होप सो आपको बहुत ही मजा आया होगा और अच्छा लगा होगा, क्योंकि चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बताया गया है आपको। तो बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।